और आइए बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले इस वक्त आपको दिखाते हैं तेज रफ्तार से खबरें। हरियाणा में मतदान की तारीख बदली, एक की जगह 5 अक्टूबर को होगी वोटिंग, 8 अक्टूबर को होगी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मतगणना। छुट्टियों की वजह से बदली गई है तारीख। हरियाणा चुनाव में सीएम की सीट को लेकर सस्पेंस, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा करनाल से लड़ूंगा, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा लाडवा से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री। हरियाणा के चरखी दादरी में गौमांस खाने के शक में एक युवक की पीट कर हत्या, गौरक्षक दल पर हत्या का आरोप, 2 नाबालिग समेत 7 गिरफ्तार, मांस के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। हरियाणा में प्रवासी मजदूर मामले पर बोले हरियाणा के सीएम, कहा चरखी दादरी की घटना दुर्भाग्यपूर्ण, मॉब लिंचिंग करना सही बात नहीं, गौमांस से भावनाएं आहत होती हैं। गौमांस के शक में हत्या के मामले में एक्शन में है ममता, परिवार को मदद का भरोसा दिया, पीड़ित परिवार को मुआवजा देगी बंगाल सरकार, पार्टी नेताओं को दिए पीड़ित परिवार की मदद के निर्देश। गौमांस के शक में हत्या को कांग्रेस ने इंसानियत की हत्या बताया, कहा गौ रक्षा दल जैसे संगठन गुंडों के संगठन जिन पर बैन लगना चाहिए। गौमांस के शक में हत्या के मामले में तेज हुई राजनीति, आरजेडी बोली नफरत का माहौल बनाने वालों से मिलता है बढ़ावा, सत्ता में बैठे लोग बढ़ाते हैं मनोबल। महाराष्ट्र के धुले में ट्रेन में गौमांस ले जाने के शक में बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई, हिरासत में लिए गए संदिग्ध आरोपी, सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो की जांच कर आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 वर्ष हुए पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस मौजूद हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन में 75 साल पूरा होने पर टिकट और सिक्के का अनावरण किया। न्यायपालिका सम्मेलन में पीएम मोदी ने दिया न्याय का मंत्र, कहा महिलाओं पर अत्याचार गंभीर समस्या, ऐसे मामलों में जल्द फैसला आए, महिला अत्याचार पर सख्त कानून। पीएम मोदी ने 3 वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया, 3 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में बढ़ेगी कनेक्टिविटी, अभी देश में ऐसी 100 से ज्यादा ट्रेनें। केरल में आरएसएस की समन्वय बैठक, बीजेपी से तालमेल बढ़ाने समेत कई राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे पर भी बात। कोलकाता के लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में सियासत जारी, जल्द न्याय और रेप मामलों में फांसी की सजा का कानून पास करने की मांग को लेकर आज टीएमसी का पूरे बंगाल में प्रदर्शन। कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में दिल्ली में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन, जंतर मंतर पर घटना के विरोध में धरना दिया। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को पुलिस ने रोका, आरजीकर हॉस्पिटल जा रहे थे अधीर रंजन, अस्पताल में जाने से किया मना। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कोलकाता केस के पीड़ित परिवार से मुलाकात की, परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कोलकाता रेप मर्डर मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा ममता बनर्जी राजनीतिक कलाबाजी में माहिर हैं, अपने पद से इस्तीफा दें, सीएम ममता। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने शुरू किया अभ्या टेलीमेडिसिन क्लिनिक, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक होगा क्लिनिक का संचालन। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में सीएमओएच ने 93 डॉक्टर्स को भेजा नोटिस, डॉक्टर्स पर क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप है, सभी डॉक्टर कोलकाता कांड के विरोध में रैली में शामिल हुए। सिंगर श्रेया घोषाल ने कैंसिल किया कॉन्सर्ट, कोलकाता मर्डर केस की वजह से कॉन्सर्ट रद्द किया, कहा हम राक्षसों के खिलाफ एकजुट हैं। हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन का आज 200वां दिन पूरा हुआ, हजारों की संख्या में बॉर्डर पर जुटने लगे हैं किसान। फिर तेज होगा किसानों का आंदोलन, 3 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक रेल रोकेंगे किसान, कल यूपी में करेंगे महापंचायत, अधिक से अधिक लोगों के पहुंचने की अपील की। आंदोलन के 200 दिन पूरा होने पर बोले किसान नेता सरवन सिंह पंढेर, कहा किसानों को लेकर सही नहीं केंद्र सरकार का रुख, लंबे आंदोलन के लिए किसान तैयार है। शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल हुई विनेश फोगाट, कहा हर कोई मजबूरी में करता है आंदोलन, किसानों की मांगे जायज हैं, सरकार मांग पूरी करे। शंभू बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंची रेसलर विनेश फोगाट ने किसानों का समर्थन किया, किसानों ने विनेश फोगाट को सम्मानित किया। किसान आंदोलन के 200 दिन पूरा होने पर किसानों की बड़ी महापंचायत।
शिवाजी प्रतिमा मामले के विरोध में महाविकास अघाड़ी कल करेंगे आंदोलन। महाविकास अघाड़ी ने जारी किया ट्रेलर। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले आदि शामिल होंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर पीएम मोदी ने माफी मांगने पर भी सियासत हाई है। कांग्रेस बोली सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, सीएम डिप्टी सीएम अपने पद से इस्तीफा दें। मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। शिवाजी प्रतिमा मामले को लेकर किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी, हिरासत में कई नेता। महाराष्ट्र कांग्रेस घोषणा पत्र समिति ने बुलाई बैठक। आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। पार्टी के सभी नेता मौजूद हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बड़ा दाव। कार्यकर्ताओं को 60 सीटों पर तैयारी का निर्देश। कहा कांग्रेस के 4 विधायक अपने साथ, 54 सीटों पर पहले से है दावेदारी। जम्मू कश्मीर में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में जारी घमासान। जम्मू में नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बाहरी को टिकट देने से कार्यकर्ताओं में गुस्सा। बिहार के जहानाबाद में भूमिहारों पर दिए बयान पर अशोक चौधरी ने सफाई दी। कहा किसी जाति विशेष को नहीं पहुंचाई ठेस, कुछ लोग जाति के नाम पर कर रहे हैं पार्टी को कमजोर। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने अशोक चौधरी के जाति विशेष वाले बयान से पल्ला झाड़ा। अशोक चौधरी के बयान को बताया निजी। कहा पिछले 19 सालों में नीतीश कुमार ने सभी जाति और धर्मों के लिए काम किया है। चिराग की पार्टी में टूट की खबरों पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी। कहा यह चिराग की पार्टी का आंतरिक मामला, अपनी पार्टी चलाने में सक्षम है चिराग पासवान। चिराग पासवान की पार्टी में टूट की अटकलों के बीच जीतन राम मांझी का चिराग पर बड़ा हमला। चिराग पासवान सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण पर दिए गए वर्गीकरण के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। झारखंड में बीजेपी का बढ़ रहा है कुनबा। चंपाई सोरेन के बाद लोबिन हेम्ब्रम भी बीजेपी में शामिल हो गए। मई में जेएमएम से निष्कासित किए गए थे लोग। बीजेपी में शामिल होने के बाद लोबिन हेम्ब्रम ने हेमंत सोरेन पर भड़ास निकाली। कहा दिशा से भटक चुकी है जेएमएम, हेमंत सरकार हर मोर्चे पर फेल। जेएमएम विधायकों के पार्टी छोड़ने पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का बड़ा बयान। कहा जेएमएम के कई विधायक नाराज हैं, शुरू हो चुका है हेमंत सोरेन का काउंटडाउन। बिहार के बेगूसराय में गिरिराज सिंह के जनता दरबार में हुआ हंगामा। मुस्लिम युवक पर गिरिराज सिंह पर हमले का आरोप। पुलिस हिरासत में आरोपी। गिरिराज सिंह बोले हमले से डरने वाले नहीं। कांग्रेस के विधायक मामन खान की जमानत के खिलाफ हरियाणा सरकार पहुंची हाईकोर्ट। नूह हिंसा मामले में मामन खान को मिली थी जमानत। नूह हिंसा मामले में मामन खान पर 4 केस दर्ज हैं। बाद में लगाई गई थी यूएपीए की धारा। बेंगलुरु में कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल के खिलाफ किया प्रदर्शन। राज्यपाल पर गलत आदेश जारी करने का आरोप। कांग्रेस नेताओं ने राजभवन तक मार्च निकाला। बेंगलुरु में सीएम सिद्धारमैया से मिला मौलवियों का प्रतिनिधि मंडल। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बातचीत हुई। यूपी के कन्नौज में अखिलेश यादव के काफिले के सामने भिड़े समाजवादी पार्टी के समर्थक। एक दूसरे से की मारपीट। वीडियो वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी ने किया खंडन। भोपाल में सीएम मोहन यादव मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को सीएम मोहन यादव ने संबोधित किया। उत्तराखंड के रुड़की में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ऑफिस के बाहर दिया धरना। कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। यूपी के मेरठ में वंदे भारत एक्सप्रेस में युवती से हुई अभद्रता। वंदे भारत एक्सप्रेस में बीजेपी के कार्यकर्ता पर छेड़छाड़ और धक्का मुक्की का आरोप। जम्मू के गंग्याल में भीषण सड़क हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। तेज रफ्तार बस ने सामने से आ रही कार को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में एक छात्र की मौत, 8 घायल। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। घाटाल शहर में लगातार बारिश से चारों तरफ जलभराव से बुरे हालात। यूपी के आगरा में कुछ घंटों की बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न। सिकंदरा हाईवे भी पानी में डूबा। हाईवे पर तैरती नजर आए वाहन। कई कॉलोनियों में भी भरा पानी। गुजरात में बाढ़ बारिश ने मचाई तबाही। वडोदरा पूरी तरह जलमग्न। सड़कों पर भरा पानी। बड़ी संख्या में हुआ लोगों का पलायन। गुजरात के कई जिले बाढ़ बारिश से प्रभावित। लोगों के घर डूबे। प्रशासन की तरफ से बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचाई गई राहत सामग्री। उत्तराखंड के केदारनाथ में आसमान से गिरा हेलीकॉप्टर। जमीन पर हुआ चकनाचूर। दुर्घटनाग्रस्त
क्रिस्टल हेलीकॉप्टर पहाड़ियों के बीच गिरा। MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से किया गया है। केदारनाथ में बीते 24 मई को तकनीकी खराबी की वजह से क्रिस्टल हेलीकॉप्टर की कराई गई थी इमरजेंसी लैंडिंग। तब से क्षतिग्रस्त हालत में केदारनाथ में पड़ा था हेलीकॉप्टर। ओडिशा के मलकानगिरी में भारी बारिश बनी मुसीबत। लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से टूटा संपर्क। नेशनल हाईवे हुए जलमग्न। यूपी के लखीमपुर खीरी में वन विभाग के कैमरे में रिकॉर्ड हुई बाघ की तस्वीर। आदमखोर बाघ की पहली तस्वीर। 1 महीने में 3 लोगों की जान ले चुका है बाघ। यूपी के बहराइच में भेड़िए के आतंक के बीच लखीमपुर खीरी में बाघ का खौफ। 1 महीने में 3 लोगों की जान ली। तलाश में वन विभाग का ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया। एक शख्स को तेज रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर मारी। हादसे में शख्स बुरी तरह से हुआ घायल। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया। ग्रेटर नोएडा में मेले में उत्पात मचा रहे 2 युवकों को पुलिस ने जमकर पीटा। दोनों उपद्रवियों को पहले ही समझा चुकी थी पुलिस। दोनों की वजह से मेले में खराब हो रहा था माहौल। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत को मिला 5वां मेडल। पैराशूटर रुबीना फ्रांसिस ने जीता ब्रॉन्ज। 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता मेडल। एक कहावत है कि अगर किसी पेड़ की जड़ों में जहर डाल दिया जाए तो उस पेड़ के फलों को जहरीला होने से कोई रोक नहीं सकता। हमारे पश्चिम वाले पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान के मामले में तो ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। अब यही कहावत पूरब वाले पड़ोस यानी कि बांग्लादेश के मामले में भी 100% मुफीद साबित हो रही है। ऐसा दरअसल इसीलिए क्योंकि बांग्लादेश में तख्ता पलट को 1 महीना भी नहीं हुआ है कि ढाका की हुकूमत ने बांग्लादेश को कट्टरपंथियों के हवाले सौंप दिया है। बांग्लादेश में जमात इस्लामी से बैन हटा दिया गया। शेख हसीना की सरकार ने 1 अगस्त को इस पर बैन लगाया था। इस पर छात्र आंदोलन के दौरान दंगे भड़काने का आरोप लगा था। वहीं मोहम्मद यूनुस सरकार का कहना है कि जमात के खिलाफ कोई सबूत ना मिलने से इस बैन को हटा दिया गया। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? तथ्यों, गवाहों और सबूतों के साथ बांग्लादेश में कट्टरता और नफरत की दुकान के सबसे बड़े संगठन को विस्तार से समझाती ये रिपोर्ट जरा गौर से देखिए। लाहौर जैसा ही हंगामा था, इस्लामाबाद जैसा ही शोर और कराची जैसा ही नारों का जोर था। जिन्ना के मुल्क जैसा ही हुकूमत के खिलाफ आवाम का आक्रोश था। लेकिन ये पाकिस्तान नहीं है। करीब आधी सदी पहले पाकिस्तान से टुकड़े होकर तामीर हुआ बांग्लादेश है। जो पाकिस्तान की तरह ही कट्टरपंथ की भट्ठी बन चुका है, जिसका सबसे बड़ा गवाह ये इंसानी सैलाब है। करीब 10 महीने पहले बांग्लादेश की जमात का ये वही जलसा है जिसने ढाका में हसीना की हुकूमत को हल्कान कर ब्रह्मपुत्र के इस ओर तड़ी पार कर दिया। इसी तरह की भीड़ थी जिसने अपने ही हुक्मरानों को दुनिया के सामने तमाशा बनाया, जिसने बंग बंधु की विरासत को खाक में मिलाया और जिसने बांग्लादेश के बेबस हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथियों का हौसला बढ़ाया। बांग्लादेश की वही जमात अब आजाद है। बांग्लादेश की सरकार ने जमात इस्लामी पार्टी पर लगा बैन हटा दिया। हसीना सरकार ने 1 अगस्त को जमात इस्लामी पर बैन लगाया था। इस पर छात्र आंदोलन के दौरान दंगे भड़काने का आरोप लगा था। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर कहा कि जमात इस्लामी पार्टी और उसके सहयोगियों के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के कोई सबूत नहीं है, इसीलिए उन पर लगा बैन हटाया जा रहा है। इसीलिए कट्टरपंथ की भट्टी बने बांग्लादेश से आती हर तस्वीर का एक्सरे करना जरूरी है।
वो भी सवालों के साथ। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी का इतिहास क्या है? क्यों इसे कट्टरपंथी संगठन कहा जाता है? जमाते इस्लामी का पाकिस्तान कनेक्शन क्या है और क्यों इसे पाकिस्तान परस्त संगठन माना जाता है? जमाते इस्लामी से बैन हटने का भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पर क्या असर हो सकता है? बांग्लादेश में तख्ता पलट का सीधा असर भारत पर हुआ है। भारत की मदद से चल रहे विकास कार्य बांग्लादेश में प्रभावित हुए हैं। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में जो नई सरकार बनी है उसमें कट्टरपंथी ताकतों के हौसले सातवें आसमान पर हैं। यही वजह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहली बार कहा कि बांग्लादेश में हुए बदलाव बहुत विनाशकारी साबित हो सकते हैं। We also have to recognize that there are political changes and the political changes can be disruptive. सच्चाई यही है, ढाका में हुए तख्ता पलट के महीने भर बाद भी ये साफ नहीं है कि बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा। लेकिन जिस तरह से जमात जैसे संगठनों से पाबंदी हटाई जा रही है उससे लगता तो यही है कि पश्चिम की तरह ही पूरब के पड़ोस से भी सावधान रहने का वक्त आ चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि जमाते इस्लामी बांग्लादेश की सबसे बड़ी मुस्लिम पार्टी है। जमाते इस्लामी को पाकिस्तान समर्थक पार्टी माना जाता है। जमाते इस्लामी बांग्लादेश के संविधान को नहीं मानती। जमाते इस्लामी को बांग्लादेश में जमात भी कहते हैं। मुल्क बंटवारे से पहले 1941 में बनी इस पार्टी के संस्थापक थे सैयद अबुल अला मौदवी, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए और पार्टी के पूर्वी धड़े से बांग्लादेश जमाते इस्लामी वजूद में आई। बांग्लादेश के वजूद में आने के बाद जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जमात के नेता बांग्लादेश छोड़कर पाकिस्तान चले गए। 1975 में शेख मुजीब की हत्या के बाद नई सरकार ने जमाते इस्लामी से सख्ती हटा ली। 1975 में ही जमाते इस्लामी बांग्लादेश नए नाम से सामने आया। 1978 में जमात ने पहली बार आम चुनाव में हिस्सा लिया। 1986 में बांग्लादेश की संसद में जमात के 10 उम्मीदवार जीते। पाकिस्तानी दहशतगर्दों की तरह ही जमाते इस्लामी को कट्टर मजहबी पार्टी माना जाता है। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले हमलों में भी इसी पार्टी का हाथ माना जाता है। इसीलिए ढाका की हुकूमत ने जमाते इस्लामी से बैन क्या हटाया, पाकिस्तान के कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद होने लगे हैं। यही बात आज पाकिस्तान में भी चल रही है। निजाम की तब्दीली के उन्वान से लोगों को बागी बनाया जा रहा है। ऐसा लगता है यही इनकलाब लाएगा और इमाम मेहदी इसी की नस्ल में पैदा होने वाले हैं। बांग्लादेश में जिस तरह जमहूरियत का जनाजा निकाला गया, जिस तरह कत्लो गारत मचाई गई, उससे पाकिस्तानी मौलानाओं ने शरीफ हुकूमत को भी इशारा दे दिया है। कट्टरपंथी खादिम रिजवी की जहरीली जमात ने तो इस्लामाबाद को ढाका की फिल्म रिपीट करने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने खत्म नबूवत के साथ गद्दारी को वापस ना किया तो याद रखना हम बिजली के बिल के लिए भी आ जाएंगे। वो तो मसला अटल है, हमारे ईमान का है। ये ना हो कि हमारा कदम एक आगे और चला जाए तो ये फिर देख लो तुम्हारे हमसाये में जो कायदे आज़म का पाकिस्तान था, जिसको बांग्लादेश कहते हैं, उसमें गद्दारों को बड़े सगीर के अंदर जगह नहीं मिल रही। बांग्लादेश की बर्बादी से पाकिस्तानी कट्टरपंथी यूं ही बल्ले बल्ले नहीं कर रहे हैं। असल में ढाका की जमाते इस्लामी का लाहौर के दहशतगर्दों से पुराना नाता है। जमाते इस्लामी पार्टी की स्थापना सैयद अबुल अला मौदवी ने मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह ही की थी। 1941 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान लाहौर में जमात वजूद में आई। बंटवारे के बाद जमाते इस्लामी हिंद और जमाते इस्लामी पाकिस्तान दो भागों में बंट गई। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद जमाते इस्लामी बांग्लादेश नाम का संगठन बना। पाकिस्तान में जमाते इस्लामी का हेडक्वार्टर मुल्तान रोड लाहौर में है। बांग्लादेश की तरह ही पाकिस्तान में भी जमात का सियासत से गहरा नाता रहा है और बांग्लादेश की तरह ही पाकिस्तानी जमात भी शरीफ खानदान को सत्ता से हटाने के लिए ढाका जैसा प्लान बना चुकी है। यकीन न हो तो पाकिस्तानियों से ही सुन लीजिए। जमात इस्लामी की महंगाई के खिलाफ शटडाउन हड़ताल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। औरंगी टाउन, नॉर्थ कराची, पावर हाउस, लांडी, दादू चरंगी और शेरशाह में भी एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने रुकावटें लगाकर सड़कों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक को मुतबादिल रूट से गुजारा जा रहा है। जमात इस्लामी की महंगाई के खिलाफ शटरडाउन हड़ताल जारी है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही
पाकिस्तान में भी जमाते इस्लामी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, लेकिन सवाल ये है कि इससे हमारे देश पर क्या असर पड़ सकता है। जमाते इस्लामी का नेटवर्क बांग्लादेश से पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिका से यूरोप तक फैला हुआ है। कई देशों के कट्टरपंथी संगठनों के संबंध जमाते इस्लामी और पाकिस्तान से बताए जाते हैं। लंदन से लेकर पेरिस तक जो हिंसक घटनाएं होती हैं, उसमें जमाते इस्लामी का हाथ होने के सबूत भी सामने आए। शोर ही शोर, आग ही आग, कार तोड़ डाली, बस फूंक डाली, जो सामने आया तहस नहस कर दिया। ये सीरिया नहीं है, लीबिया और अफ्रीका का भी कोई देश नहीं है, और तो और लाहौर और पेशावर ही नहीं है, ये अंग्रेजों का देश है। तस्वीरें महीने भर पहले यानी जुलाई की हैं, जब ब्रिटेन दंगों की आग में सुलग उठा था। खुलेआम बसों को आग लगाई गई, पत्थर बरसाए गए, पुलिस की गाड़ियां खाक में मिला दी गईं। कई घंटे तक लीड्स लपटों में रहा और ताकत के मुगालते में रहने वाले अंग्रेज घरों में दुबक कर जान की खैर मनाते रहे। ब्रिटेन में हुई हिंसा के पीछे भी पाकिस्तान के जमीयत तलाबा का हाथ माना जाता रहा है। जमीयत तलाबा कट्टरपंथी स्टूडेंट विंग है, जिसका मुख्यालय पाकिस्तान के लाहौर में है। जमीयत तलाबा की कई आतंकी संगठनों से सांठगांठ है। इनमें हमास, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद और मुस्लिम ब्रदरहुड शामिल है। बांग्लादेश में जमीयत तलाबा के स्टूडेंट विंग का नाम इस्लामी छात्र शिविर है। ये वही संगठन है जिसने ढाका में आग लगाई थी, जिसके हाथ बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों पर होने वाले जुल्म से रंगे हैं। 5 अगस्त को शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में 52 जिलों में हिंदुओं को टारगेट किया गया। हिंदुओं पर हमले की 205 से ज्यादा घटनाएं दर्ज हुई। 27 जिलों में हिंदुओं की दुकानों और मंदिरों को निशाना बनाया गया, जबकि 20 से ज्यादा मंदिर तोड़ डाले गए। हिंदुओं पर अत्याचारों का गुनाह जमात इस्लामी कबूल कर चुकी है। ऐसे में जमात पर बैन हटाकर ढाका की हुकूमत ने कट्टरपंथियों को खुली छूट दे दी है, जिससे बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं का जीना और मुश्किल होना तय है। बांग्लादेश में जिस तरह से कट्टर इस्लामिक तत्वों और संगठनों का प्रभाव बढ़ रहा है, उनके मंसूबे बढ़ रहे हैं, बांग्लादेश की हिंदू कम्युनिटी पर जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, वो निसंदेह भारत के लिए भी बड़ी चिंता का विषय है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से दिए गए अपने संबोधन में बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के ऊपर किए जा रहे हमलों के संदर्भ में अपनी गहरी चिंता व्यक्त की थी। जाहिर है कि भारत की सरकार की बांग्लादेश की स्थितियों पर और वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी की जो भी स्थितियाँ हैं उस पर पैनी नज़र है, और भारत की सरकार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से लगातार इस बात की अपील कर रही है, उन्हें सलाह दे रही है कि वो जो सरकार है वो कट्टरवादी तत्वों पर लगाम लगाएं। ढाका में तख्ता पलट के बाद से ही अल्पसंख्यकों की आबादी डर डर कर जीने को मजबूर है। खासतौर से हिंदू बस्तियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश की आबादी 17 करोड़ है, जिसमें हिंदू करीब 7.95% यानी 1 करोड़ 35 लाख है। बांग्लादेश में हिंदू दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। बांग्लादेश के 64 में से 61 जिलों में हिंदुओं की बड़ी आबादी रहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदू शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के समर्थक माने जाते हैं, इसलिए उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। खास बात यह है कि बांग्लादेश में मुस्लिम और हिंदू दोनों बंगाली हैं, यानी भाषा और सांस्कृतिक लिहाज से दोनों में समानता है, लेकिन धर्म की वजह से दूरियां हैं, जिसका फायदा कट्टरपंथी उठाते हैं, जिनकी करतूतों से बांग्लादेश में हिंदू छलनी में रेत की माफिक छनते चले गए। 1947 में बांग्लादेश में करीब 30% हिंदू थे। 1974 में घटकर 13.5% रह गए। 2011 में बांग्लादेश में 10% हिंदू थे। 2022 के आते आते 8% हो गए।
2021 में भी बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया था। तब सैकड़ों हिंदू मारे गए थे, कई मंदिरों में तोड़फोड़ की गई थी। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है और आगे भी हालात सुधरने की उम्मीद कम ही है। लेकिन अब बात सरहद तक आ चुकी है। जमात जैसे कट्टरपंथी संगठन पर बैन हटाकर यूनुस की हुकूमत ने इस्लामाबाद की तरह ही ढाका के आतंक का आका बनने की मुनादी कर दी है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे पाकिस्तान और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश बताई जाती है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से एक और बांग्लादेश बनने की राह पर बलूचिस्तान में आजादी को लेकर जबरदस्त आंदोलन हो रहा है, जिसकी अगुवाई महरंग बलोच कर रही हैं। महरंग कौन है, क्यों पाकिस्तान की सरकार महरंग के नाम से खौफ खाती है और क्यों महरंग को बलोच शेरनी कहा जाता है, आप खुद देखिए। ऐसा आक्रोश, ऐसा गुस्सा पहले नहीं देखा। पाकिस्तान के वर्दी वाले दहशतगर्दों पर ऐसी मार पहले नहीं पड़ी। इस्लामाबाद के हुक्मरानों का हलक ऐसे कभी नहीं सूखा था, लेकिन अब आवाज बुलंद हो चुकी है। पाकिस्तानी फौज के पापों के गवाह बलूचिस्तान में आग लगी है, आक्रोश की भयंकर आग। जिन्ना के मुल्क के वर्दी वाले दहशतगर्दों के खिलाफ बलूचों का बच्चा बच्चा बगावत में शामिल हो चुका है। और इन सब के बीच एक नाम जो उभर कर सामने आया है वो है महरंग बलोच का। हम सबकी है पहचान, हम सबका अपना बलोचिस्तान, सबसे प्यारा अपना बलोचिस्तान। उसकी एक आवाज पर बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा पाकिस्तान के वर्दी वाले दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज बुलंद कर उठता है। उसके एक इशारे पर इस्लामाबाद की सियासी मीनारें कांप उठती हैं। वो है बलूचिस्तान की शेरनी महरंग बलोच, जिसके लिए ये माएं 15-15 सालों से तड़प रही है। उनकी आंखों के आंसू खुश्क हो चुके हैं, उनकी बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं रही है कि वो अब तस्वीर उठा सके। उसको बताना है कि बलोच जज्बाती नहीं है, नजरियाती है। महरंग बलोच बलूचिस्तान को पाकिस्तान के पापों से आजादी दिलाने के मिशन में जुटा बड़ा चेहरा है। 30 साल की महरंग पेशे से एक डॉक्टर हैं, मरीजों का इलाज करती हैं, लेकिन रावलपिंडी के फर्जी तमगे वाले जालिम जनरलों के जहरीले दिमाग की सर्जरी करना भी बखूबी जानती हैं, जिसकी आवाज सुनकर पाकिस्तानी हुक्मरान हलकान हो जाते हैं। इस रियासत के पास एक ताकत थी, वो ताकत ये थी कि किस तरह बलोच को डराया जाए, और डराने के लिए रियासत ने अपनी पूरी मशीनरी इस्तेमाल की। बलोचों की वो नस्ल जो अगर आज जिंदा होती तो आज बलोच तहरीक बहुत आगे जा चुकी होती। चुन चुन कर उनको पकड़ा गया, चुन चुन कर उनकी लाशें फेंकी गई। नफरत की इंतहा तो देखें, उनकी लाशों पर, इनके सीनों पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लिखा गया। मगर वो डरा न सके इस कौम को, उस खौफ को हमने तोड़ दिया है। 31 साल की महरंग 2006 से बलूचों के अगवा होने का विरोध कर रही हैं। पाकिस्तानी फौज महरंग के पिता को 2011 में अगवा कर ले गई और बाद में उनका शव मिला। 2017 में उनके भाई गायब हुए तो महरंग ने जिन्ना के मुल्क के जालिमों के खिलाफ सड़क पर उतरना मुनासिब समझा और तभी से बलूचिस्तान में पाकिस्तान के पापों का पर्दाफाश कर रही हैं। आप फलस्तीन में इस्राइल की मजम्मत करते हो, लेकिन जो यजीदियत आपकी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में मचाई है उसकी मजम्मत क्यों नहीं करते हो? महरंग बलोच की सभाओं और रैलियों में लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। खासकर नौजवानों और महिलाओं में उनका खासा क्रेज देखने को मिलता है। महरंग बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए अहिंसक आंदोलन की अगुवाई कर रही हैं। यही वजह है कि 4 दिन पहले बलूचिस्तान में हुए हमले के बाद जब जहर उगलने वाली फिजा खान महरंग से सवाल पूछने पहुंची तो क्या हुआ, देखिए।
BLA की BLF की इनकी जो दहशतगर्दाना कार्रवाई की मज़ामत कर रहा है, बिल्कुल मैं उनकी मज़ामत करती हूँ। जो भी वायलेंस कर रहा है वो गलत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैंने एक मर्तबा कहा, बार बार इस सवाल को रिपीट ना करें प्लीज़। चीनी कौंसिल खाने पे हमला हुआ, आप प्लीज़ इस सवाल को, आप चीनी कौंसिल खाने का हमला कहते हैं तो सबसे पहले आप ये बताएं कि 2006 में बुक थी। मेरा सवाल इतना बुरा तो नहीं था। मेरा सवाल बुरा नहीं है, आप प्लीज़ मुझे बोलने दें। मैं सबकी मज़म्मत करती हूँ, मैं तमाम जो भी वायलेंस BLA की मज़म्मत करती हैं? जी हाँ करती हूँ। क्या आप बलोच जीनोसाइड की मज़म्मत करती हैं? क्या आप इन माओ के प्यारों के जो आपने उठाए हैं उनकी मज़म्मत करी है? मैं मज़म्मत करती हूँ, आप मज़म्मत करते हैं? मैं मज़म्मत करती हूँ BLA की, आप क्या अपने स्टेट की मज़म्मत करती है? मेरा सवाल है, आप मेरे सवाल का आप बोले आप मज़म्मत करती है? आप इतनी हाइपर क्यों हो रही हैं? 4 दिन पहले हुए हमले में पाकिस्तान के 50 से ज्यादा फौजी मारे गए थे। हमले के पीछे बलूच लिबरेशन आर्मी का हाथ बताया गया था। बलूच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान का सबसे बड़ा अलगाववादी समूह है। BLA बलूचिस्तान की आज़ादी की जंग लड़ रहा है। BLA ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष छेड़ रखा है। BLA के पास हजारों लड़ाके और आधुनिक हथियारों का जखीरा है। BLA के खौफ की वजह से ही पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान में कदम रखने से डरती है। लेकिन बलूचिस्तान ही नहीं, सिंध से क्वेटा और लाहौर से लेकर मुल्तान तक ऐसे हजारों घर हैं जिनके घरों के चिराग जिन्ना के मुल्क के जल्लाद उठा ले गए। उन्हीं की आवाज महरंग बलोच है। आगे बढ़े, दुश्मनों को दिखाए कि आप ये नहीं सोचना कि ये बंगाल है, आप ये नहीं सोचना कि ये 1971 है, और बल्कि ये सोचना कि ये बलूचिस्तान है। और बलूचिस्तान अपने शहीदों की कुर्बानी से अपने वतन की रखवाली करेगा। आपकी तमाम पॉलिसियों के खिलाफ वैसे ही खड़ा रहेगा जैसे वो खड़ा था। और हमारे इस धरने में मौजूद शुरू दिन से जब हमने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी, PGM के साथी, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथी, वो हमारे शाना बशाना खड़े रहे, उन्होंने हमारा साथ दिया। ये तहरीक हर मजलूम कौम की तहरीक है। मैं उनसे भी यही कहती हूँ कि अब हमें इस तबलीग को खत्म करना चाहिए। अब हमें अपने बलोच पश्तून नस्ल कुशी के खिलाफ यकजा तौर पर, मुत्तहिद तौर पर सामने आना है और रियासत को बताना है कि हम देखो हम एक है। बलूचिस्तान ने फैसला कर लिया है, पाकिस्तान के जालिम हुक्मरानों से आज़ादी लेनी है, हर हाल में लेनी है। महरंग जैसी बलूच बेटियां जिन्ना के मुल्क के पापियों को आईना दिखा रही हैं। पाकिस्तान के एक तबके को भी ये एहसास हो चुका है कि आतंक की खेती करने वाला मुल्क उसी की आग में खुद खाक होने वाला है। और अब कुदरत के बवंडर के बाद बात करते हैं सियासत में मचे हुए बवंडर की। फोन टैपिंग और जासूसी का जुन्न बाहर निकल आया है। कहीं बीजेपी के नेता दूसरी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं तो कहीं विपक्ष के नेता बीजेपी पर। एक एक्स सीएम ने कहा है कि मेरी ड्रोन से जासूसी हो रही है, तो दूसरे एक्स सीएम ने कहा है कि हनी ट्रैप की कोशिश की गई। इसीलिए सवाल है कि फोन टैपिंग और हनी ट्रैप की कोशिश किसकी है साजिश? हमको कलकत्ता से हम जो वहाँ गया वहीं से हमको पता हो गया कि मेरा पीछे जासूस लगा दिया। जब मैं आ रहा था विधानसभा, उस वक्त भी वहां पर ड्रोन वहां पर हमारे घर के आंगन में घूम रहा था। जिसने जेएमएम को इतना बढ़ाया खून पसीने से, उसके पीछे जासूस लगा दो। दोनों बार उसको झारखंड का स्पेशल ब्रांच, झारखंड पुलिस उनको फॉलो किए थे। कौन है जो एक्स चीफ मिनिस्टर की जासूसी कर रहा है? वो कौन है जिसकी आसमानी नजर पूर्व मुख्यमंत्री पर है? एक मुख्यमंत्री के पीछे उसकी ही पुलिस क्यों लग गई? क्या शरद पवार को अपनी जासूसी का डर है? चंपाई सोरेन, जयराम ठाकुर और शरद पवार
तीनों फिलहाल सत्ता से बाहर हैं। तीनों अपने अपने सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन अब ये तीनों एक ऐसी कंट्रोवर्सी से जुड़ गए हैं जिसका एक चैप्टर अफवाह हो सकता है तो दूसरा चैप्टर जेम्स बॉन्ड हो सकता है, क्योंकि इन तीनों को जासूसी का शक है। सबसे पहले कथित जासूसी कांड की पहली फाइल ओपन करते हैं जो चंपाई सोरेन से जुड़ी है। सबसे पहले चंपाई सोरेन का ही जिक्र इसलिए क्योंकि झारखंड के पूर्व सीएम ने जासूसी के साथ साथ हनी ट्रैप का भी सनसनीखेज आरोप लगाया है। सुनिए एबीपी न्यूज के कैमरे पर झारखंड की सियासत में भूचाल ला देने वाला बयान। हम एक संघर्षशील व्यक्ति बोलते हमने सह लिया। हमको कलकत्ता से हम जो वहाँ गया वहीं से हमको पता हो गया कि मेरा पीछे जासूस लगा दिया है। दिल्ली जाने के बाद वहाँ दिल्ली पुलिस उन लोग को पकड़ लिया, थाना लेके गया, पूछताछ किया है। इतना ये सरकार हमारा पीछे में इस तरह इतना भावना, इतना संकीर्ण भावना हम कभी नहीं सोचा था। सबको लेके थाना में लेके गया था। जब मांसा देखा तो ये जरूर हुआ होगा, जांच का विषय है। झारखंड के टाइगर और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपाई सोरेन ही मुख्यमंत्री बने थे। अब बीजेपी में आ चुके हैं, लेकिन चंपाई सोरेन का दावा है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी ही पुलिस उनकी जासूसी कर रही थी। जाहिर है चंपाई सोरेन का इशारा उनकी पूर्व पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और मौजूदा स्टेट लीडरशिप की। लेकिन अगर चंपाई सोरेन का दावा सच है तो शायद ये पहला मामला होगा जब किसी सीएम की जासूसी उसके ही अंडर आने वाले पुलिस कर रही है। और चंपाई सोरेन जी का जो मामला है उस मामले में सीधे सीधे वो 2 पुलिस वाले पकड़े गए हैं। वो जिस जगह पे ठहर रहे थे वहाँ की निगरानी करते हुए। हेमंत शर्मा ने तो यहाँ तक कहा कि वो जहाँ जिस होटल में ठहरे थे उस होटल के रूम के बगल वाला रूम उन पुलिस वालों ने रखा था और 24 घंटे की निगरानी करके वो झारखंड सरकार को डे टू डे की और सारी गतिविधियों की रिपोर्ट दे रहे थे। अक्सर अब मोदी सरकार के दौरान ओपेगस वाला मामला उठा जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, जांच कमेटी बनी थी। तो ये मामले हमेशा जो है अक्सर उठते रहे हैं और कोई नई बात नहीं है ये है जासूसी का मुद्दा उठने का, हालांकि कानूनी रूप से ये गलत है। चंपाई सोरेन की गिनती शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के सबसे करीबियों में होती थी, तभी शायद उन्हें सत्ता भी मिली। लेकिन चंपाई सोरेन की जासूसी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कहा है कि झारखंड पुलिस ने चंपाई की जासूसी की। उनके रसोई घर के अंदर बर्तन खटकने की बड़ी आवाज आ रही है, जिसने जेएमएम को इतना बढ़ाया खून पसीने से, उसके पीछे जासूस लगा दो। एक मुख्यमंत्री अपने मंत्री को, अपने मुख्यमंत्री को, अपने पूर्व मुख्यमंत्री को मर्यादा नहीं दे, उस पार्टी की स्थिति समझो क्या होगी। अब चलिए हिमाचल, वहां भी जासूसी कांड पर जबरदस्त बवाल हो रहा है। एक्स सीएम जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। क्लियर कट बोला है कि हिमाचल की सुक्खू सरकार उनकी जासूसी करा रही है। जयराम ठाकुर ने फोन टैपिंग का आरोप भी लगाया और साथ ही साथ सुक्खू सरकार पर आसमान से जासूसी कराने का सनसनीखेज आरोप भी लगा दिया। अब जब मैं आ रहा था विधानसभा, उस वक्त भी वहां पर ड्रोन वहां पर हमारे घर के आंगन में घूम रहा था और ये मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तमाशा बन गए सरकार का, समझ में नहीं आ रहा है। विपक्ष के नेता के घर के खिड़कियों से, दरवाजे से गाड़ियां खड़ी कहाँ हैं, कौन गाड़ियां खड़ी हैं, कौन आदमी आया, उनका भी ड्रोन से सर्वे, ड्रोन से ये कर रहे हैं। तो क्या वाकई जयराम ठाकुर के घर के ऊपर ड्रोन मंडरा रहे हैं? क्या सच में आसमान से जयराम ठाकुर पर तीसरी नजर रखी जा रही है? ये सवाल जब सीएम सुक्खू से पूछे गए तो सुनिए क्या जवाब है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने इस प्रकार की किसी भी जासूसी की कार्रवाई को कभी भी कोई दिशा निर्देश नहीं दिए हैं और किसी भी प्रकार से इसको अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने बात उठाई, हमने उसमें बारे में कहा है कि अगर उनको ऐसा लगता है तो मैं उसकी जानकारी प्राप्त करूंगा और जो इंक्वायरी हो सकेगी मैं पता करूंगा कि क्यों हो रहा है। चंपाई सोरेन और जयराम ठाकुर के आरोप स्टेट लीडरशिप पर थे। अब आपको सियासत के सबसे धाकड़ खिलाड़ियों में शुमार शरद पवार की स्पाई स्टोरी बताते हैं, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। लेकिन इससे पहले यह समझना जरूरी है कि क्या सियासत में जेम्स बॉन्ड जैसे जासूसों के ऊपर बवाल अब भी मच रहा है या फिर पहले भी इस तरह के मामले हो चुके हैं? क्या वाकई पॉलिटिक्स में स्पाई नेटवर्क की
जड़ें बहुत गहरी हैं। देखिए, राजनीति या जासूसी का बहुत पुराना गठजोड़ है। 60 के दशक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर की जासूसी कराई थी। 70 और 80 के दशक में इंदिरा गांधी जी ने जासूसी कराया। इमरजेंसी के टाइम पे सभी विरोधी दल के नेताओं की जासूसी कराई गई थी। और 80 के दशक में वो अपने ही गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह की जासूसी कराई थी। उसके बाद 90 के दशक में जो आप बात कर रहे हैं, तब राजीव गांधी और चंद्रशेखर के बीच में ये जासूसी का प्रकरण आया था। उस दौरान 2 तरह के प्रकरण आए थे, एक चंद्रशेखर जी का और दूसरा राजीव गांधी जी पे आरोप लगा था। ज्ञानी जैल सिंह तब राष्ट्रपति थे और उनकी भी जासूसी कराने जाने का राजीव गांधी जी पर आरोप लगा था। अब आते हैं जासूसी के पावर चैप्टर पर। दरअसल केंद्र सरकार ने सुरक्षा समीक्षा के बाद शरद पवार को सीआरपीएफ के 55 जवानों से लैस जेट प्लस सिक्योरिटी दी। अमूमन ऐसा तब होता है जब किसी को कोई खतरा हो, लेकिन 83 साल के शरद पवार को लग रहा है कि केंद्र सरकार ने सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि उनकी जासूसी के लिए जेट प्लस सिक्योरिटी दी है, जिसे शरद पवार ने मना कर दिया। लेकिन अगर चंपई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, या जयराम ठाकुर जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और अगर वो कह रहे हैं कि उनकी जासूसी हो रही है, तो सरकार को जांच करानी चाहिए। क्योंकि एक पूर्व मुख्यमंत्री अगर कोई बात कह रहा है तो निश्चित रूप से वो एक महत्वपूर्ण आरोप है। तो जो भी सरकार हो, चाहे झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार हो और चाहे हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार हो, जो कांग्रेस सरकार वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है, झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की मिली जुली सरकार है, अगर दोनों पूर्व मुख्यमंत्री, और खास करके झारखंड में तो चंपई सोरेन जेएमएम और इसी सरकार के ही मुख्यमंत्री थे, वो अब बीजेपी में गए हैं, तो अगर वो जासूसी का आरोप लगा रहे हैं तो सरकार जांच करा के दूध का दूध पानी का पानी कर दे, इसमें क्या दिक्कत है। यानी राज्य सरकारों से लेकर केंद्र पर भी आरोपों की बौछार जारी है। किसी को जासूसी का यकीन है तो किसी को आशंका है, और पॉलिटिक्स में जेम्स बॉन्ड वाला अध्याय फिर से खुल गया है।